वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए ज्योग्राफी का सबक नंबर 1 पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही मैं आपका इस पूरे ही चैप्टर का हर कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। बच्चों, इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम की इस चैप्टर की 100% तैयारी होगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 का नाम है हिंदुस्तान, साइज़ और महलो ओ। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर हिंदुस्तान के रकबे को, हिंदुस्तान की डायरेक्शन को, कि ये दुनिया में किस जगह वाक़ई है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं जाने तो आप इस चैप्टर को इजीली नहीं कर पाओगे। बिल्कुल थोड़ा सा है, पहले मैं वो समझा देती हूँ। अब देखो बच्चों, अब सभी बच्चों ने ग्लोब देखा होगा। तो ग्लोब के ऊपर इस तरह से चकोर चकोर सी बारीक बारीक लाइनें खींची होती हैं। तो इन लाइनों को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। इन लाइनों की जालों को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो ये लाइनें फर्जी तौर पर खींची जाती हैं, यानी कि ये इस तरह से हमारी दुनिया पर खींची नहीं होती है। इन्हें हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से ड्रॉ किया होता है, ताकि हम किसी भी देश के रकबे को, किसी भी देश की डायरेक्शन को जान सकें। याद रहेगा कि ये सभी लाइनें कैसी होती हैं? फर्जी लाइनें होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब इस तरह से ऐसी आड़ी आड़ी लाइनें खींची होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? अर्जुल बलद। याद रखोगे, आड़ी वाली जो लाइनें होती हैं उसे क्या कहते हैं? अर्जुल बलद। और जो सीधी सीधी लाइनें खींची होती हैं उसे क्या कहते हैं? तुलुल बलद। इतनी बात याद रहेगी कि आड़ी वाली लाइनों को अर्जुल बलद और ऐसी सीधी सीधी लाइनों को तुलुल बलद कहते हैं। अब बच्चों, ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन होती है जो कि इस पूरे ही ग्लोब को, पूरे ही दुनिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, जो कि 0 डिग्री से डिनोट की जाती है। याद रखोगे कि ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको क्या कहते हैं? ख़त इस्तवा कहते हैं। ये इस पूरी ही दुनिया को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो उस लाइन को क्या कहेंगे? ख़त इस्तवा। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? शुमाली नस्फ़ गिरह। और नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे? जुनूबी नस्फ़ गिरह। याद रहेगा, ऊपर वाला पार्ट शुमाली नस्फ़ गिरह, नीचे वाला पार्ट जुनूबी नस्फ़ गिरह। इसी तरह से बच्चों देखो, अब ये जो ख़त इस्तवा है, ख़त इस्तवा के ऊपर होती है, ख़त इस्तवा के ऊपर जो लाइन होती है उसे ख़त सरतान कहते हैं। क्या कहते हैं? ख़त सरतान कहते हैं, जो कि हिंदुस्तान से होकर गुज़रती है ये लाइन। याद रखेंगे कि हिंदुस्तान के बीचों बीच से ख़त सरतान होकर गुज़रता है। और ख़त इस्तवा के नीचे वाली जो ये लाइन होती है इसे ख़त जद्दी कहते हैं। ख़त जद्दी, ख़त जद्दी। ख़त जद्दी हिंदुस्तान से होकर नहीं गुज़रती है। ठीक, हिंदुस्तान से देखो, अब जो हमारा हिंदुस्तान है, ये जो बीच वाली लाइन है, तो हिंदुस्तान जो है इस तरह से देखो, नीचे का बस थोड़ा सा पार्ट, ये वाली लाइन नीचे वाले सिर्फ थोड़े से पार्ट से होकर गुज़रती है। बाकी का जो ऊपर का पार्ट है हिंदुस्तान के बीचों बीच से ख़त सरतान होकर गुज़रती है, और ख़त जद्दी वाली लाइन हिंदुस्तान से होकर नहीं गुज़रती है। तो अब सभी बच्चे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि ख़त सरतान हिंदुस्तान की कौन कौन सी रियासतों से होकर गुज़रता है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक से याद करना है। पहले लिखोगे GRM यानी कि गरम, फिर लिखोगे CJ गरम, CJ। WTM क्या याद रखोगे? गरम, CJ WTM, गरम, CJ WTM। G से गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, W से वेस्ट बंगाल, T से त्रिपुरा, M से मिज़ोरम। तो ट्रिक याद रहेगी, गरम, CJ WTM, GRM गरम, CJ WTM। तो जब आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि ख़त सरतान हिंदुस्तान के कौन कौन से राज्यों से होकर गुज़रती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ज़रूर याद रखनी है। अब बच्चों, मैंने बताया था आपको कि तुलुल बलद वाली सीधी सीधी लाइनें होती हैं। इसी तरह से तुलुल बलद पूरी ही दुनिया को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जब ये बीच वाली, जब 0 डिग्री वाली लाइन होती है तुलुल बलद की, तो इसको ग्रेनिच कहते हैं।
इसी लाइन के ज़रिए से ही पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, लंदन से स्टार्ट माना जाता है। कहाँ से? लंदन से स्टार्ट मानी जाती है ग्रीनिच की लाइन, और इसी के अकॉर्डिंग टाइम मुकर्रर किया जाता है। तो इस वाले पार्ट को मशरिकी नस्फ़ फिर कहेंगे, यानी कि ईस्ट, और इस वाले पार्ट को मगरिबी नस्फ़ फिर कहेंगे, यानी कि वेस्ट। अब देखो, सभी बच्चे डायरेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो पहले एक बार डायरेक्शन समझ लोगे तो आपको मैप को भी समझना आसान रहेगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है? मशरिक़ से निकलता है। सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, यानी कि मशरिक़ से निकलता है। तो अगर हम सूरज की तरफ अपना फेस करके खड़ा होंगे और राइट हैंड को इधर की साइड करेंगे और लेफ़्ट हैंड को इधर की साइड करेंगे, याद रहेगा कि जब हम कभी भी सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो वो साइड कौन सी होगी? ईस्ट की, क्योंकि सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है। और हमारे सीधे हाथ की तरफ जुनूब होता है, यानी कि साउथ, और उल्टे हाथ की तरफ क्या होता है? शुमाल, यानी कि नॉर्थ। और जिधर की साइड हमारी कमर होती है वो कहलाती है मगरिब। हमेशा ध्यान रखोगे कि सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है। अगर हम सूरज की तरफ सुबह के टाइम मुंह करके खड़े होंगे तो हमारा मुंह ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा, सीधा वाला हाथ जुनूब की तरफ होगा, उल्टा हाथ शुमाल की तरफ होगा, और जो हमारी कमर होगी वो किधर की तरफ होगी? मगरिब की तरफ। अब सभी बच्चे एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखेंगे कि ग्लोब में हिंदुस्तान की क्या कंडीशन है, इस बात को समझेंगे। तो ग्लोब में हिंदुस्तान हमारा शुमाल में है, यानी कि नॉर्थ में है। याद रखोगे कि ग्लोब में हमारा हिंदुस्तान शुमाल में है, यानी कि नॉर्थ में है। तो यहाँ पर इसकी आपको ये 4 डायरेक्शंस को याद करना पड़ेगा। देखो, ये जो लाइनों का ग्रिड होता है तो ये हिंदुस्तान को कहीं पर इस जगह से टच करेगा, फिर इस वाले पार्ट से इस जगह पर टच करेगा, इसी तरह से हिंदुस्तान को इस जगह से टच करेगी ये लाइन, और ये लाइन इस जगह से टच करेगी। तो इन सभी की डिग्रीज़ हैं, उनको आपको याद करना है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे 37 डिग्री 0.6 मिनट, यहाँ पर लिख देंगे जल्दी से 376। अब ये हो गया नॉर्थ। अब नीचे की साइड भी हम यहाँ पर नॉर्थ ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे नॉर्थ? क्योंकि यहाँ पर जब हम ग्लोब के अंदर डायरेक्शन लिखते हैं तो ऊपर और नीचे की साइड दोनों ही साइड पर नॉर्थ आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ग्लोब में नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए ऊपर भी नॉर्थ आया और नीचे भी नॉर्थ आया। अब देखो, ये वाली लाइन हिंदुस्तान को इस वाले पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसका मेज़रमेंट यहाँ पर क्या है? 8 डिग्री 0.4 मिनट। तो यहाँ पर लिख दोगे 8.4, इतनी बात याद रहेगी। फिर इसी तरह से हम आएंगे ईस्ट के अंदर, तो ईस्ट में क्या लिखेंगे? 687, ठीक, ये वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर लिख दोगे 687। फिर लास्ट के अंदर ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पर जगह नहीं है, 9725। देखो, पहले मैंने क्या लिखा? 376, फिर लिखा मैंने 84, फिर मैंने लिखा 687, फिर 9725। अब देखो बच्चों, दोनों ही साइड पर मैंने ईस्ट लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्लोब के ज़रिए से हिंदुस्तान के नक्शे के मेज़रमेंट को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान हमारा नॉर्थ और ईस्ट के अंदर है, तो ऊपर भी नॉर्थ रहेगा और नीचे भी नॉर्थ रहेगा, इधर भी ईस्ट रहेगा और इधर भी ईस्ट रहेगा। अब आप इन नंबर को कैसे याद करोगे? रट लोगे 37684, जैसे किसी का फ़ोन नंबर याद करते हैं। 37684 687 9725, 37684 687 9725। अब बच्चों एक बार हिंदुस्तान का नक्शा देखते हैं। देखो, हिंदुस्तान का जो ऊपर का एरिया है वो इतना, ये सारा का सारा एरिया ज़मीनी भाग से टच है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को अपने इन सभी पड़ोसी ममालिक नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन वगैरह में बिज़नेस करने में आसानी रहती है। इसके अलावा हिंदुस्तान का जो निचला हिस्सा है 3 तरफ से, यानी कि इस तरफ से, इस तरफ से और ये
नीचे की तरफ से 3 तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को हवाई जहाज़ उड़ाने में आसानी रहती है। इसे हवाई जहाज़ का सफ़र करने के लिए किसी और देश की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती है, ये इधर की साइड से होते हुए चले जाते हैं। अगर ऊपर से जाएंगे तो यहाँ पर इतने सारे देशों की इजाज़त लेनी पड़ेगी, मगर यहाँ पर समुंदर होने की वजह से ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ऐसे अपना आसानी से बिज़नेस कर लेते हैं। अब बच्चों ध्यान रखोगे कि खलीज बंगाल इधर की साइड होता है, यानी कि यहाँ पर बंगाल होता है तो बंगाल के नीचे खलीज बंगाल लिखते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि दूसरी साइड पर बहरे अरब होता है। क्या होता है दूसरी साइड पर, अपोजिट साइड पर? बहरे अरब, बंगाल के नीचे खलीज बंगाल की खाड़ी, इसका अपोजिट क्या होगा? बहरे अरब होगा। और बीचम बीच क्या होता है? बहरे हिंद होता है। बीचम बीच क्या होता है? बहरे हिंद होता है। याद रहेगी आपको इतनी बात, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। तो पहला सवाल है कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि ख़त सरतान किस रियासत से होकर नहीं गुजरता। तो मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी? GRM, गरम, CJ, WTM। तो इन सभी नामों के अंदर से जो ख़त सरतान है उनमें से कौन सी रियासत होकर नहीं गुजरती है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा से ख़त सरतान होकर नहीं गुजरता है। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान का इंतहाई मशरिक तूलुल बलद कौन सा है? तो मैंने बताया था हिंदुस्तान का ग्लोब के अकॉर्डिंग तूलुल बलद 97.25। अगला सवाल है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और सिक्किम की सरहदें किस मुल्क को छूती हैं? किस किस की? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और सिक्किम की सरहदें किस मुल्क को छूती हैं? तो नेपाल को छूती हैं। आप मैप के अंदर देख सकते हैं। आप सभी बच्चों को स्टेट्स याद करने निहायत ही ज़रूरी हैं। अगला सवाल है मौसम गर्मा में अगर आपको दिल्ली जाना है तो किस यूनियन इलाके में जाएंगे? तो बच्चों मैं आपको यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में भी पढ़ाऊंगी कि इसकी पहचान किस तरह से की जाती है। तो आंसर में लिख दोगे लक्षद्वीप। अभी आगे समझा दूंगी। मेरा दोस्त एक ऐसे मुल्क के बाशिंदा है जिसके मुल्क की सरहद हिंदुस्तान के साथ नहीं लगती। हिंदुस्तान के साथ कौन से मुल्क की सरहद नहीं लगती है? तजाकिस्तान की नहीं लगती है। अदरवाइज़ भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तीनों ही मुल्कों की सरहदें लगती हैं। अगला सवाल है कि खलीज बंगाल में वाक़ई जज़ीरों के नाम बताने हैं। जुनूब में कौन कौन से जज़ीरे नुमा ममालिक हमारे पड़ोस में हैं? तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जज़ाइर हमारे हिंदुस्तान का ही एक पार्ट है। मैप में दिखा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, ये हमारे हिंदुस्तान में इतने हिस्से में पानी है, फिर यहाँ पर ये आइलैंड बने हुए हैं जिसे जज़ाइर, अंडमान निकोबार जज़ाइर कहा जाता है, जो कि हमारे हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है। तो बच्चों ये तो खलीज बंगाल की साइड है। और बहर अरब की साइड कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा आइलैंड है बहर अरब की साइड? हमारा लक्षद्वीप। ये भी हमारे हिंदुस्तान का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। याद रखोगे। खलीज बंगाल की साइड क्या है? अंडमान निकोबार जज़ाइर। बहर अरब वाली साइड पर क्या है? लक्षद्वीप है। अगला सवाल है उन ममालिक के नाम बताइए जो रकबे में हिंदुस्तान से बड़े हैं। तो रकबे में हिंदुस्तान से 6 ममालिक बड़े हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अपने एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां मुल्क है। इससे बड़े 6 मुल्क और हैं। तो सबसे बड़ा है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है हिंदुस्तान। तो इसे भी आप ट्रिक से याद कर लेंगे। तो इसके लिए भी आप याद कर लेंगे ABACCR। ABACCR जैसे ABPP न्यूज़ है, ऐसे ही से आप याद कर लेंगे ABACCR। R से है रूस, C से कनाडा, C से चीन, A से अमेरिका, B से ब्राज़ील और A से ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है हमारा हिंदुस्तान। अगला सवाल है शुमाल मगरिब के पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारे जुनूब मगरिबी शुमाल और शुमाल मगरिबी पड़ोसी ममालिकों के नाम बताने हैं। तो शुमाल मगरिब के पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं हमारे? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। याद रखोगे कि शुमाल और मगरिब के, देखो शुमाल और मगरिब अगर हिंदुस्तान के नक्शे में देखा जाए तो कौन सी साइड पर आएंगे? तो बच्चों ऊपर की साइड है शुमाल यानी कि नॉर्थ, इधर की साइड है मगरिब। तो शुमाल मगरिब में कौन कौन से ममालिक हैं हिंदुस्तान में? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब बच्चों अगला सवाल है कि शुमाल के हमारे कौन कौन से पड़ोसी ममालिक हैं? तो चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान हैं। दिखा देती हूँ मैप में।
तो बच्चों ये रहा शुमाल वाला पार्ट। तो यहाँ पर है चीन, तिब्बत, भूटान और नेपाल। शुमाल के अंदर कौन कौन से हैं? चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान। और शुमाल और मगरिब के अंदर हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब बच्चों हमारे मशरिकी ममालिक कौन कौन से हैं? म्यांमार और बांग्लादेश। याद रहेगा मशरिक में कौन कौन से ममालिक हैं हमारे देश में? देश की साइड म्यांमार और बांग्लादेश। देश के अंदर नहीं, देश से लगते हुए मुल्क, मैंने गलती से बोल दिया। मशरिक में है म्यांमार और बांग्लादेश। तो मैंने अभी बताया था। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान के कौन से सूबों से होकर ख़त सरतान गुजरती है? तो कौन कौन सी है? गुजरात, सबसे पहले लिखेंगे गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। इसके आंसर को आप इस जगह से याद करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रिक से सिखाया था कि गरम CJWTM, गरम CJWTM उर्दू में आप अपने आप लिख लेंगे। अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के मशरिकी हिस्से में गुजरात के मगरिबी हिस्से के मुकाबले में तलु आफ्ताब 2 घंटे पहले क्यों हो जाता है, जबकि दोनों रियासतों में घड़ी एक ही वक्त बताती है? तो यहाँ पर लिखोगे कि ज़मीन अपने महूर पर एक मरतबा गर्दिश करने में कितने घंटे लेती है? 24 घंटे लेती है अपने महूर पर घूमने में। इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन 1 घंटे में 15 डिग्री की हरकत से गर्दिश करती है। याद रखोगे कि ज़मीन 1 घंटे में 15 डिग्री की हरकत से गर्दिश करती है, यानी कि ज़मीन 1 घंटे में 15 डिग्री के एंगल को पूरा करती है। हिंदुस्तान का तूलुल बलदी फैलाव तकरीबन 300 होने की वजह से इंतहाई मशरिकी यानी कि अरुणाचल प्रदेश और इंतहाई मगरिबी यानी कि गुजरात के दरमियान 2 घंटे का फ़र्क आ जाता है। याद रखोगे कि ज़मीन अपने महूर को एक गर्दिश पूरा करने में 24 घंटे लेती है और अपने 1 घंटे में कितने डिग्री को तय करती है ज़मीन? डिग्री जो लाइनें बनी हुई हैं उन लाइनों के अकॉर्डिंग तो ज़मीन 1 घंटे में 15 डिग्री की हरकत से गर्दिश करती है। तो हिंदुस्तान का तूलुल बलदी फैलाव तकरीबन कितना है? 300 है, जिसकी वजह से इंतहाई मशरिक यानी कि अरुणाचल प्रदेश और इंतहाई मगरिब गुजरात के दरमियान में 2 घंटे का फ़र्क आ जाता है। और तूलुल बलदी और अर्जुल बलद की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से होता है? तूलुल बलद और अर्जुल बलद की वजह से ऐसा होता है, मगर टाइम तो एक ही रहता है। बहरे हिंद में हिंदुस्तान की मरकज़ी हालत से उसे किस तरह से फ़ायदा हासिल हुआ है? तो देखो बहरे हिंद कहाँ पर है हिंदुस्तान में? इस तरह से बीचम बीच है, इस जगह पर है बहरे हिंद हिंदुस्तान में। तो इससे हिंदुस्तान को क्या क्या फ़ायदे हैं इस बात को लिखना है। हिंदुस्तान के बहरे हिंद में मरकज़ी हालत से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये हिंदुस्तान को बाएं तरफ से मगरिबी यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्क और दाईं तरफ से एशिया के तरक्की पजीर मुल्कों के साथ अपने तिजारती तजुर्बात या तिजारत करने के लिए वसी समुंदर रास्तों को इस्तेमाल के लिए देता है। याद रहेगा कि बहरे हिंद का हिंदुस्तान को फ़ायदा क्या हुआ है कि दाईं तरफ से यानी कि बाईं तरफ से मगरिबी यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक से बिज़नेस करने में आसानी रहती है, मिलने जुलने में। और इसी तरह दाईं तरफ से एशिया के ममालिक से इसे बिज़नेस करने में आसानी रहती है, क्योंकि बहरे हिंद इसके पास ही है, इसी के अंडर आता है। ये हिंदुस्तान को अफ्रीका, एशिया और यूरोप से मुंसलिक करने में माविन साबित हुआ है। बहरे हिंद हिंदुस्तान को कौन कौन से कॉन्टिनेंट से जोड़ने से मददगार साबित हुआ है? अफ्रीका, एशिया और यूरोप से। इससे तकनीकी और मादनियाती अशिया वगैरह की तिजारत में फ़ायदा हुआ है। हिंदुस्तान का बहरे हिंद पर मालिकाना हक है। बहरे हिंद में हिंदुस्तान का साहिल सबसे ज़्यादा लंबा है। याद रहेगा कि हिंदुस्तान का बहरे हिंद पर मालिकाना हक है और बहरे हिंद में हिंदुस्तान का हिस्सा सबसे लंबा है, साहिली हिस्सा। अगला सवाल है हिंदुस्तान का कुल कितना रकबा है और रकबे के लिहाज से इसका दुनिया में कौन सा नंबर है? तो दुनिया में 7वां नंबर है और कुल रकबा है 32.8 लाख मुरब्बा किलोमीटर। 32.8 लाख मुरब्बा किलोमीटर याद कर लेंगे। बंगाल की खाड़ी में वाक़ई हिंदुस्तानी जज़ीरों के नाम बताने हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से वाक़ई हैं? मैंने अभी मैप में दिखाया था, अंडमान और निकोबार जज़ाइर। हिंदुस्तान में कौन सा इलाका समुंदर के मिलान पर है? तो कन्याकुमारी हिंदुस्तान में समुंदर के मिलान पर है। 3 समुंदर के मिलान पर है, यानी कि कन्याकुमारी तीनों ही साइड से, नीचे की साइड होता है कन्याकुमारी, अभी मैप के अंदर दिखाती हूँ। तो ये तीनों ही साइड से
पानी से घिरा हुआ है। अगला है बरसग़ीर हिंद में कौन कौन से ममालिक आते हैं? तो शुमाल मगरिब में आता है पाकिस्तान, मरकज़ में आता है हिंदुस्तान, शुमाल में आता है नेपाल और शुमाल मशरिक़ में भूटान और मशरिक़ में आता है बांग्लादेश। याद रखोगे कि बरसग़ीर हिंद में कौन कौन से ममालिक आते हैं? शुमाल मगरिब में पाकिस्तान, बीचम बीच है हिंदुस्तान, शुमाल में है नेपाल, शुमाल मशरिक़ में है भूटान या फिर इसे म्यांमार भी कह सकते हैं, और मशरिक़ में है बांग्लादेश। ये सभी ममालिक किस में गिने जाते हैं? बरसग़ीर हिंद के अंदर आते हैं। अगला सवाल है हिंदुस्तान के 2 जज़ाइर कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार जज़ाइर। हिंदुस्तान के तीनों जानिब वाक़ई समुंदर के नाम बताने हैं। तो पहला है मशरिक़ में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल के नीचे, मगरिब में है बहर अरब यानी कि इसके अपोजिट जैसे कि मैंने मैप में बताया था, और जुनूब में है बहर हिंद यानी कि बीचों बीच। शुमाल मगरिब में हिंदुस्तान की सरहद किन 2 ममालिक से लगती है? तो शुमाल और मगरिब में लगती है हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान में, अभी मैप में बताया था। हिंदुस्तान के 2 पड़ोसी जज़ीरा नुमा ममालिक हैं, आइलैंड पर बने हुए हैं, तो श्रीलंका और मालदीव। शुमाल में हिंदुस्तान के 2 पड़ोसी ममालिक कौन से हैं? तो शुमाल इधर की साइड होता है, जिधर की तरफ से मैंने बताया था कि अगर हम खड़े होंगे सूरज की तरफ मुंह करके तो हमारा उल्टा हाथ जाएगा उधर। देखिए डायरेक्शन को एक बार देख लो ध्यान से तो आपको याद रहेगा कि शुमाल में हमारा उल्टा हाथ, जुनूब में सीधा, और मगरिब की तरफ हमारी कमर होती है और सूरज की तरफ हमारा मुंह। तो शुमाल में है बांग्लादेश और म्यांमार। अगला सवाल है हिंदुस्तान के उन 4 सूबों के नाम बताइए जिनकी सरहदें दूसरे ममालिक के साथ लगती हैं। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मगरिबी बंगाल ऐसे 4 सूबे हैं जिनकी सरहदें दूसरे ममालिक के साथ लगती हैं। बहरे अरब से मिलते हुए 4 हिंदुस्तानी सूबों के नाम बताने हैं जो कि बहरे अरब से मिलते हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला, यानी कि इधर की साइड वाले, जिधर की साइड बहरे अरब है तो इधर की साइड जितने भी रियासतें होंगी बहरे अरब की साइड, देखो बहरे अरब इधर है तो इधर की साइड वाली जितनी भी रियासतें होंगी वो सभी। बांग्लादेश की सरहदों से मिलते हुए 4 हिंदुस्तानी सूबों के नाम। तो बांग्लादेश की सरहद से मिलता है मगरिबी बंगाल, आसाम, मेघालय और मिज़ोरम। अगला सवाल है सूरज की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? निकोबार जज़ाइर या फिर कश्मीर में? तो सूरज की किरणें ख़त-ए इस्तवा पर हमेशा सीधी पड़ती हैं। मैंने बताया था कि ख़त-ए इस्तवा क्या होता है। ख़त-ए इस्तवा जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो इस वाली लाइन पर इस वाले पार्ट के अंदर ख़त-ए इस्तवा में सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो जो हमारा हिंदुस्तान है, अगर हम ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो जो नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाले हिस्से से ये वाली लाइन होकर गुजर रही है, इस तरह से जो नीचे वाला पार्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सूरज की किरणें ख़त-ए इस्तवा पर हमेशा सीधी पड़ती हैं, इसलिए जो मकाम ख़त-ए इस्तवा के जितने नज़दीक होगा उतना ही वो गर्म होगा। तो अंडमान निकोबार जज़ाइर नीचे की साइड है और जम्मू कश्मीर के मुकाबले में ख़त-ए इस्तवा के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि नीचे की साइड से ही ख़त-ए इस्तवा वाली लाइन हिंदुस्तान से होकर गुजरती है। तो इन जज़ाइरों में जम्मू कश्मीर के मुकाबले में सूरज की किरणें ज़्यादा सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये जज़ाइर गर्म होंगे। अगला सवाल है हिंदुस्तान के तुलुल बलदी फैलाव को समझाना है और इसकी अहमियत बतानी है। तो अभी मैंने आपको मैप के अंदर समझाया था। तो हिंदुस्तान 68 डिग्री 70 मिनट मशरिकी तुलुल बलद, 97 डिग्री 25 मिनट मशरिकी तुलुल बलद के दरमियान वाक़ई है। इस तरह हिंदुस्तान का तुलुल बलदी डिग्रियों का फैलाव 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 70 मिनट माइनस कर देंगे तो होगा 30 डिग्री है। तो हिंद के तुलुल बलदी फैलाव की अहमियत मंदरजा झेल है। अपने वसी मशरिकी फैलाव की वजह से हिंदुस्तान मशरिकी एशिया के ममालिक म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और मगरबी एशिया में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और दीगर अरब ममालिकों के नज़दीक है, और इस वजह से हम इन सभी ममालिक से अच्छे तिजारती और सकाफ़ती ताल्लुकात बना सकते हैं। अपने वसी फैलाव की वजह से हिंदुस्तान जहां मशरिक़ की तरफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, दीगर ममालिक के नज़दीक है, वहीं पर वे मगरिब की तरफ अफ्रीकी और यूरोपी ममालिकों के नज़दीक भी है। यही वजह है कि हम आसमान से दुनिया के सभी मुल्कों से
गहरे आसानी से हम दुनिया के सभी मुल्कों से सकाफ़ती और तिजारती ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। देखो, मैंने अभी आपको ये सारी ही डायरेक्शनें नंबर याद करके लर्न करवाई थी। इस तरह से बच्चों हर डिग्री याद कराई थी 376846879725। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पर इन सभी बातों को इन्होंने लफ्ज़ों में लिखा है, मगर यहाँ पर बस आपको कंट्रीज़ को याद रखना है कि शुमाल में कौन सी है, मगरिब में कौन सी है। एक बार और पढ़ के बताती हूँ कि अपने वसी मशरक़ी फैलाव की वजह से हिंदुस्तान मशरक़ी एशिया के कौन कौन से ममालिक म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और मगरबी एशिया में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ और दीगर अरब मुल्कों के नज़दीक है, ताकि इससे इसको क्या फ़ायदा है कि ये इन सभी मुल्कों से अच्छे सकाफ़ती और तिजारती ताल्लुकात बना सकता है। तिजारत करने में, पैसा कमाने में, बिज़नेस करने में आसानी होती है। अपने वसी फैलाव की वजह से हिंदुस्तान जहाँ मशरिक़ की तरफ, जापान मशरिक़ की तरफ कहाँ पर है, जापान मशरिक़ किधर की साइड होगा बच्चों मैप के अंदर, अगर आप देखेंगे तो मशरिक़ ये डायरेक्शन होगी, इधर की साइड वाली, जिधर की तरफ से सूरज निकलता है। तो मशरिक़ की तरफ से अफ्रीका, यूरोप के ममालिकों के नज़दीक है। यही वजह है कि हम आसानी से दुनिया के सभी मुल्कों से गहरे सकाफ़ती और तिजारती ताल्लुकात कायम करने में कामयाब रहे हैं। अगला सवाल ध्यान से सुनेंगे। हिंदुस्तान के मशरिक़ में वाक़ई 2 पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं? तो मशरिक़ में बांग्लादेश और म्यांमार है, मैंने मैप में भी दिखाया था। हिंदुस्तान में उस वक्त कितने सूबे हैं? तो 28 सूबे और 8 यूनियन इलाके हैं। तो बेटे यूनियन टेरिटरीज़ उन स्टेट्स को कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, मगर छोटी तो होती हैं मगर इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें किसी दूसरी रियासत के अंदर भी शामिल नहीं किया जा सकता। देखो, यूनियन टेरिटरीज़ यानी कि ऐसी रियासतों को कहते हैं जो साइज़ में बहुत छोटी होती हैं। साइज़ में अगर वो छोटी हैं तो आप सोचेंगे कि इन्हें दूसरी रियासतों में मिला देना चाहिए, मगर वो साइज़ में इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें दूसरी रियासतों में मिलाना मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसी सभी रियासतों को यूनियन टेरिटरीज़ कहा जाता है और इन पर केंद्र सरकार का प्रभुत्व होता है। केंद्र सरकार के अंडर होती हैं ये यूनियन टेरिटरीज़। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के उन 4 सूबों के नाम बताएं जिनकी सरहदें दूसरे ममालिक के साथ लगती हैं। ये हो गया। बहर अरब से मिलते हुए कौन कौन से हैं? अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे कि क्या वजह है कि कन्याकुमारी में दिन और रात में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, यानी कि दोनों के अंदर घंटे जो होते हैं एक जैसे होते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। तो कन्याकुमारी हिंदुस्तान के जुनूब में वाक़ई है, इसलिए ये जगह ख़त इस्तवा के काफ़ी नज़दीक है, यानी कि सूरज के नज़दीक है। और कश्मीर हिंदुस्तान के शुमाल यानी कि ऊपर की साइड है, जो कि ख़त इस्तवा से काफ़ी दूर है। याद अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो ख़त इस्तवा की लाइन है, हिंदुस्तान का जो नीचे वाला पार्ट है उससे होकर गुज़रती है। तो नीचे की साइड है कन्याकुमारी और बहुत ऊपर है कश्मीर। तो इसी वजह से ख़त इस्तवा में दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए जो मकामात ख़त इस्तवा के नज़दीक होंगे वहाँ पर दिन और रात के औक़ात में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। यही वजह है कि कन्याकुमारी में दिन और रात में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जैसे जैसे हम ख़त इस्तवा से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे दिन और रात के औक़ात में फ़र्क आता चला जाएगा। इसी वजह से कश्मीर जो ख़त इस्तवा से निस्बतन दूर है, दिन और रात के औक़ात में यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क है, और कन्याकुमारी पास है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगला सवाल है, हमारे मुल्क के वसी शुमाल जनूब फैलाव के क्या असरात पड़ते हैं? तो देखो, हिंदुस्तान का शुमाल जनूब फैलाव तकरीबन 3200 किलोमीटर है। याद रहेगा कि हिंदुस्तान का जो शुमाल से लेकर जुनूब तक का फैलाव है वो 3200 किलोमीटर के एरिया में है, यानी हिंदुस्तान शुमाल से लेकर जुनूब तक 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो ज़मीन की कुल मुहित का 12वां हिस्सा है। तो इसके क्या असरात हैं? हिंदुस्तान के जनूबी हिस्सों में शुमाल के मुकाबले में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से में जो कि ख़त इस्तवा के नज़दीक होता है, इसी वजह से यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। अगला पॉइंट लिखोगे कि हिंदुस्तान के जनूबी हिस्सों में जो कि ख़त इस्तवा के नज़दीक है, तो दिन और रात के वक्फे में शुमाली हिस्सों के मुकाबले में कम फ़र्क होता है। जैसे कि कन्याकुमारी में ऐसा देखा गया है कि हिंदुस्तान के इंतहाई जुनूब में जब और दिन रात में सिर्फ 45 मिनट का फ़र्क होता है, तो इंतहाई शुमाल मिल्कों में ये फ़र्क 4 से 5 घंटों का हो जाता है।
अगला सवाल है, ख़त सरतान हिंदुस्तान के वसत से होकर भी गुज़रता है, यानी कि बीचों बीच से होकर गुज़रता है, इसकी क्या अहमियत है? तो ख़त सरतान हिंदुस्तान के वसत से होकर गुज़रता है, जो कि हमारे मुल्क को दो मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा में तकसीम करता है। हिंदुस्तान का जनूबी हिस्सा ख़त इस्तवा और ख़त सरतान के दरमियान वाक़ई है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान का जो जनूबी हिस्सा है वो ख़त इस्तवा और ख़त सरतान के दरमियान वाक़ई है। इसलिए शुमाली हिस्सों जैसे कि जम्मू कश्मीर में सूरज की किरणें कभी सीधी सर पर नहीं पड़ती हैं, क्योंकि ये जनूब की साइड है ख़त सरतान। हिंदुस्तान को बरसग़ीर का दर्जा क्यों किया जाता है, ये किन ममालिक से मिलकर बनता है? तो हिंदुस्तान बर्र-ए-आज़म एशिया के जनूब में वाक़ई है। एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है। एशिया में कौन कौन से मुल्क आते हैं? एशिया का हिस्सा है हिंदुस्तान। एशिया का हिस्सा होते हुए भी ये एक जोग्राफियाई इकाई है। कोह हिमालय इसे एशिया के बाकी हिस्सों से अलहदा करता है। हिंदुस्तान की इसी खसूसियात की वजह से इसे बरसग़ीर हिंद का दर्जा दिया गया है। बरसग़ीर हिंद में हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव वगैरह ममालिक आते हैं। अगला सवाल है कि वजह बताइए कि मगरिब में अहमदाबाद और मशरिक़ में कोलकाता में साल में 2 मरतबा दोपहर का सूरज ठीक सर के ऊपर नज़र आता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। ख़त सरतान तकरीबन हिंदुस्तान के वसत से बीचों बीच से होकर गुज़रता है और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। यह हिंदुस्तान को दो मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा के ख़तों में तकसीम कर देता है, जबकि हिंदुस्तान का जनूबी हिस्सा ख़त इस्तवा और ख़त सरतान के दरमियान में वाक़ई है और फितरी तौर से शुमाली हिस्सों के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा गर्म है, जैसा कि मैंने अभी समझाया था। तो हिंदुस्तान के शुमाली हिस्से में दोपहर का सूरज कभी भी ठीक सर के ऊपर नज़र नहीं आता है। दिल्ली ख़त सरतान के शुमाल में वाक़ई है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। इसलिए यहाँ दोपहर का सूरज साल में 2 मरतबा सर के ऊपर नहीं आता। इसके बरअक्स अहमदाबाद और कोलकाता ख़त सरतान के जुनूब में वाक़ई होने की वजह से दोपहर का सूरज साल भर में यहाँ 2 मरतबा ठीक सर के ऊपर आता है। बच्चों, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनेंगे। हिंदुस्तान के महल वक़ू के बारे में बताना है, तो यानी कि हिंदुस्तान का पूरा एरिया वगैरह इन सब बातों के बारे में बताना है। तो हिंदुस्तान का महल वक़ू कुदरती तौर पर एक तोहफ़े से कम नहीं है। दुनिया के नक्शे को देखने से ही इसका मरकज़ महल वक़ू वाज़े हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। हिंदुस्तान जहां एक तरफ मशरिकी ममालिक जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, जापान और कोरिया वगैरह से बआसानी ताल्लुकात कायम कर सकता है, वहीं अरब के ममालिक अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका वगैरह से भी आसानी से राब्ता कायम कर सकता है। हिंदुस्तान 3 तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है, ख़ास तौर पर बहरे हिंद में इसका मरकज़ी मकाम है, जिससे इसे बेइंतहा फ़ायदे होते हैं। जैसे कि 3 तरफ समुंदर से घिरे होने की वजह से हिंदुस्तान मशरिकी और मगरिबी दोनों सिमतों में बआसानी तिजारत कर सकता है, क्योंकि बीचम बीच में है बहरे हिंद। वहीं पर नेपाल और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान के मशरिकी और मगरिबी हिस्से साहिली समुंदर से लगते हैं, इसलिए ये अपने मशरिकी साहिल से मशरिकी सिमत में और मगरिबी साहिल से मगरिबी सिमत में वाक़ई ममालिकों से तिजारत आसानी से कर सकते हैं। इस वक़ू का महल वक़ू का फ़ायदा उठाते हुए हमने कदीम और वस्ती अहद में इतना पैसा कमाया है कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। आगे है, बहरे हिंद में अपनी मरकज़ी हैसियत की वजह से कदीम ज़माने में हिंदुस्तानी हुक्मरानी ने सिर्फ अपनी माशी हालत में को मजबूत नहीं किया था, बल्कि श्रीलंका, इंडोनेशिया के मुख्तलिफ़ जज़ाइर और बर्मा वगैरह में अपनी बस्तियां भी कायम की थीं और उन्हें अपनी तहज़ीब को सिखाया था। मशरिक़ से मगरिब और मगरिब से मशरिक़ जाने वाला कोई भी समुद्री जहाज़ हवा से हिंदुस्तान की किसी न किसी बंदरगाह से ज़रूर होकर गुज़रना पड़ता है। ऐसे में हिंदुस्तान तिजारत को भी काफ़ी फ़रोग़ दे सकता है। आज के दौर में पानी के जहाज़ों की जगह हवाई जहाज़ों ने ले ली है। ये हवाई जहाज़ समंदर को पार करते हुए मुख्तलिफ़ ममालिक में पहुंच जाते हैं। अगर हिंदुस्तान के 3 तरफ समंदर ना होता तो हवाई जहाज़ों को उड़ान भरने के लिए दूसरे मुल्कों की इजाज़त लेनी पड़ती। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।